हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ चैनल बैकबेंचर नोट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2, जिसमें कि हमें देखना है फिनॉल, एरोमेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक एसिड्स। ये तीनों टॉपिक को हम लोग पार्ट वाइज कवर करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करना ये बहुत लेंदी हो जाएगा और बोरिंग भी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल से, फिर आने वाली वीडियोस में एरोमेटिक अमीन्स और एरोमेटिक एसिड्स हम लोग कवर कर लेंगे। ये सारे वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। PDF फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और इस नोट्स में वैसे ही मेंशन कर रखा है मैंने, जिस तरह से आप एग्जाम में अपने यूनिवर्सिटी पेपर में अपने आंसर शीट में लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटने वाले वहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल। फिनॉल क्या है? फिनॉल हमारा बेंजीन का डेरिवेटिव है। दैट मीन्स कि बेंजीन, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था बेंजीन के बारे में, तो यहाँ क्या, बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम किसी भी जगह से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं हम लोग एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट मीन्स OH ग्रुप। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि H को रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो बन जाता है हमारा फिनॉल। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो फिनॉल हमारा एसिडिक होता है। क्यों होता है? इसके लिए हमें जानना होगा कि एसिडिटी होती क्या है। ये केमिस्ट्री का एसिडिटी है, इसे बायो वाले एसिडिटी से रिलेट मत करना। तो एसिडिटी क्या होती है? कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, अगर उसके पास टेंडेंसी है कि वो फ्री H+ आयंस को डोनेट करेगा किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करते या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद, अगर वो कंपाउंड H+ आयन रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कंपाउंड हमारा एसिडिक होगा। और इसी टेंडेंसी को, द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस इज कॉल्ड द एसिडिटी। उसकी टेंडेंसी है कि हाँ वो H+ रिलीज करेगा, वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी। और जो कंपाउंड H+ रिलीज करने लायक होता है वो हमारा एसिडिक होता है। तो फिनॉल हमारा एसिडिक है, क्योंकि जैसा देखो स्ट्रक्चर में बेंजीन के ऊपर लगा है OH, यहाँ पे H है, तो ये ऑब्वियसली डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करने के बाद O- और H+ में ये टूट जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में असिस्ट करता है, क्योंकि इसके इस चार्ज के वजह से ये रेजोनेंस में पार्ट लेता है। और जहाँ पे भी हमें रेजोनेंस के चांसेस मिलेंगे वो कंपाउंड स्टेबिलिटी अपनी बढ़ा लेता है। तो ये इसके बाद हम लोग रेजोनेंस टॉपिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है और बेसिक केमिस्ट्री में उसे ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका होता है। तो हम लोग यहाँ बस ओवरव्यू लेंगे उसका। तो अब देखो, क्योंकि H+ रिलीज हो रहा है फिनॉल से, तो फिनॉल एसिडिक तो है, लेकिन जब सब्सटेंसेस जितनी जल्दी H+ रिलीज करेंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और जो जितने लेट से या बहुत धीरे धीरे रिलीज करेंगे उसकी एसिडिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसे पढ़ने का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा ना कि एक सीरीज़ दे दिया जाता है जहाँ पे फिनॉल भी होता है, फिनॉल के साथ और एसिड्स और अल्कोहल का एक सीरीज़ बना दिया जाता है, और फिर बताया होता है कि उसमें से सही ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है कि हाँ कौन से कंपाउंड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है एंड किसकी सबसे कम है। तो वहाँ पे देखना होगा कि कौन सबसे पहले रिलीज़ कर रहा है, कौन रिलीज़ करने के बाद स्टेबल हो जा रहा है। ये सारे क्राइटेरिया हमें देखने होते हैं एसिडिटी के पैरामीटर्स को एक सीरीज़ में अरेंज करने के लिए। अब देखो, एक बेसिक सा एक नोट है। नोट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें उस सीरीज़ को डिटरमाइन करने में, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पे रखने के लिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा एसिडिटी के सेंस में। तो एसिडिटी या फिर जो एसिडिक नेचर होता है किसी भी कंपाउंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेप्टर ग्रुप के। एक्सेप्टर ग्रुप और डोनर ग्रुप इसके पहले वाले यानी कि यूनिट 1 में मैंने बता दिया है, वहाँ के नोट्स में भी मेंशन कर रखा है। तो अगर याद ना हो तो वहाँ से एक बार देख सकते हो। अगर किसी कंपाउंड पे एक्सेप्टर ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिटी दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर डोनर लगा है तो कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब अगर एक्सेप्टर ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे ये लिखने का सेंस यही था कि एक्सेप्टर ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसिडिटी डिटरमाइन करने के लिए। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अदर अल्कोहल्स। फिनॉल क्योंकि OH ग्रुप लगा है, दैट मीन्स ये अल्कोहल तो है ही, तो फिनॉल की एसिडिटी और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होती है? तो इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेमेस्टर एग्जाम्स में चांसेस हैं इसके आने के, तो इसे अच्छे से समझना और मेमोरी में रखने की कोशिश करना। 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ाने के लिए एज कम्पेयर टू अदर अल्कोहल्स। पहला फैक्टर होता है उसमें रेजोनेंस और दूसरा होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जैसा कि बताया, रेजोनेंस जहाँ पे भी हो रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो फिनॉल के केस में क्या होता है कि जैसे ही फिनॉल डिसोसिएट होता है वो बनाता है हमारा फिनॉक्साइड आयन, पहले बताया। अब वो फिनॉक्साइड आयन क्योंकि उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होने के वजह से वो चार्ज रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड होता है उसके साथ रेजोनेंस में आ जाता है। तो वो जब क्योंकि वहाँ पे इस चार्ज की वजह से रेजोनेंस स्टार्ट हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसी रेजोनेंस को यहाँ पे मैंने बनाकर दिखाया है। जैसे ये फिनॉक्साइड आयन, ये माइनस चार्ज है, ये डोनेट करेगा यहाँ पे, फिर ये अपना बॉन्ड तो टूट जाता है, फिर सीरीज़ में ऐसे ऐसे करके ये रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये करके दिखाना होगा वहाँ पे, वरना कि आंसर आपका इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। आप कितना भी कुछ लिख दो, अगर आपने रेजोनेंस करके नहीं दिखाया है ये 5 फॉर्म में, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो इसे याद से बनाना। तो क्योंकि चार्ज डिलोकलाइजेशन होता है फिनॉक्साइड आयन में, इस वजह से एसिडिटी फिनॉल की ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कोहल्स। दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, एस कैरेक्टर। क्योंकि फिनॉल बेंजीन डेरिवेटिव है, बेंजीन का हर एक कार्बन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा 33.3%। अगर हाइब्रिडाइजेशन में होता है बेसिक, आप लोगों को पता होगा कि sp3, sp2 एंड sp। तो sp3 में सारे कैरेक्टर्स 25% होते हैं, sp2 में 33% s होता है और बाकी के sp2 के p के होते हैं। थर्ड जो होता है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर भी 50% होता है और p कैरेक्टर भी 50% होता है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा एसिडिटी उतना ज़्यादा। तो फिनॉल के केस में क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उसमें s कैरेक्टर कितना हुआ 33.33%। तो इस वजह से भी उसकी एसिडिटी बाकी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। थर्ड जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है कि फिनॉल की एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने बेसिक डाल रखे हैं, बाकी और भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि डोनेटिंग और विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, वो पिछले वाले वीडियो में है, वहाँ से देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे यानी एक्सेप्ट कर लेंगे उस रिंग से। तो इन 2 का क्या इफेक्ट पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारी एसिडिटी को बढ़ाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं। डिसोसिएशन के बाद फिनॉल हमारा क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अब एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, क्योंकि फिनॉक्साइड पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज रहने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी इसके पास ज़्यादा है, ये और डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो अनस्टेबिलिटी होगा तो एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा है फिनॉक्साइड आयन में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, यहाँ से विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। इन सिंपल टर्म्स सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होता है, एक्सेप्टर एसिडिटी बढ़ाएगा, याद रखना एक्सेप्टर एसिडिटी इंक्रीज करेगा और डोनर डिक्रीज करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस यूनिट में वो है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो या फिर 10 मार्क्स हो, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स, बहुत सारे टेस्ट होते हैं टू डिटरमाइन द फिनॉल की प्रेजेंस वहाँ पे है या नहीं है। 5 टेस्ट हमें बेसिक पढ़ने हैं यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन 5 में पहला होता है हमारा लिटमस टेस्ट, सेकेंड हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, थर्ड लिबरमैन्स टेस्ट, 4 ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड 5th इज थैलिन डाई टेस्ट। तो हम लोग बारी बारी से सारे टेस्ट को पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा लिटमस टेस्ट।
बहुत बेसिक सा है, लिटमस पेपर होता है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि एसिड है या बेसिक है, बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के लैब्स में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, इसी फॉर्म में लिखना है। अगर लेंदी क्वेश्चन आएगा लेंदी सेक्शन में तो हमें इस तरह से लिखना है, या फिर अगर 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि हाँ लिटमस टेस्ट पॉजिटिव देता है, नहीं देता है और क्यों देता है, तो ये लिखना है। पर हम लेंदी फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं ताकि हमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा। तो लिटमस टेस्ट का क्या है, लिटमस पेपर होता है। तो प्रिंसिपल क्या है कि फिनॉल ऑलरेडी हमारा एसिडिक है, ये तो हमें पता है, पर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये बेसिक है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ये बेसिक रूल है। तो क्या प्रोसीजर क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जिसे हमें टेस्ट करना है कि हाँ इसमें फिनॉल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मॉइस्ट हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस लिटमस पेपर में हम लोग ड्रॉप वाइज वो सॉल्यूशन को डालेंगे, या फिर अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो फिर उस क्रिस्टल को हम लोग उस मॉइस्ट लिटमस पेपर पे डालेंगे जो कि ब्लू कलर का था, उस पर हम लोग ड्रॉप वाइज डालेंगे। फिर हमें ऑब्जर्व करना है चेंज इन कलर। सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट है ये फिनॉल का, कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें फिनॉल की प्रेजेंस है। अब ऑब्जर्वेशन में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक एसिड है तो ये भी वो टेस्ट देता है। तो हो सकता है कि वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि वो फिनॉल की वजह से चेंज हो सकता है कि उस सॉल्यूशन में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसने चेंज कर दिया। तो हम वहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाँ फिनॉल ने चेंज करा, मे बी वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा, फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड होता है। तो ये हमारा, अगर ऐसा है तो हम लोग लिटमस पेपर वाले टेस्ट के बाद हम लोग एक और टेस्ट करेंगे, एक्वस सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एफरवेसेंस क्रिएट होगा, और अगर फिनॉल होगा तो एफरवेसेंस क्रिएट नहीं होगा। ये है, सिर्फ एक लिटमस टेस्ट से हम लोग फिनॉल या एसिड को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजिंग होगा। तो उसके बाद हम लोग सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सबसे कॉमन टेस्ट है, अक्सर ये टेस्ट प्रेफर किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन जो होता है फिनॉल का, उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं फिनॉल के एक्वस सॉल्यूशन को, और फिर अगर वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें फिनॉल की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे भी एक नोट है, एक पॉइंट हमें याद रखना होगा कि फिनॉल्स भी बहुत टाइप के होते हैं। फिर जैसे बेंजीन का डेरिवेटिव फिनॉल है तो फिनॉल के भी डेरिवेटिव्स होते हैं कई सारे। एक और नोट हमें यहाँ पे याद रखना है कि जैसे बेंजीन का डेरिवेटिव फिनॉल है वैसे फिनॉल के भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ना बहुत सारे। तो अलग अलग फिनॉल्स ये सेम रिएक्शन करेंगे सेम रिएजेंट के साथ, लेकिन वो डिफरेंट कलर्स फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंपल फिनॉल हमारा रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और कुछ अलग फिनॉल हो सकते हैं जो मे बी दूसरा कलर प्रोड्यूस करें। तो हमें पहले रिएजेंट प्रिपेयर करना, यहाँ पे क्योंकि मेंशन हुआ कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी हमें फ्रेश प्रिपेयर करना होगा फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो हमें ये प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड में ऐड करेंगे। डाइल्यूट NaOH को हम लोग फेरिक क्लोराइड में ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, तब तक करते रहेंगे जब तक एक परमानेंट ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होता। जब तक एक ब्राउन कलर का PPT फॉर्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग ड्रॉप वाइज डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन हम लोग फेरिक क्लोराइड में मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट बन गया ब्राउन कलर का, वैसे ही हम लोग उसे फिल्टर करेंगे और यूज़ करेंगे। अब रिएजेंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है, प्रिंसिपल हमें पता है, तो अब हमें देखना होगा प्रोसीजर फिर से वही, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमें टेस्ट करना है उसे हम लोग उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। दैट मीन्स हम लोग उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद ये जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर एक रिएजेंट बनाया उसे हम लोग ड्रॉप वाइज उसमें डालेंगे, और फिर हम लोग चेंज इन कलर ऑब्जर्व करेंगे। अगर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है फॉर फिनॉल्स। अब इसका ऑब्जर्वेशन जैसा कि बताया कि अलग अलग टाइप के फिनॉल्स अलग अलग कलर फॉर्म करते हैं। तो देखो जैसे फिनॉल हो गया, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल, ये वॉयलेट और ब्लू देता है। कैटेकॉल हमारा ग्रीन कलर, हाइड्रोक्विनॉल हमारा ब्लू या फिर ट्रांजिएंट ब्लू फॉर्म करेगा, और पायरोगैलोल हमारा ब्लू कलर का फॉर्म होगा इनिशियली, जो रैपिडली चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। ये तो हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। थर्ड है हमारा लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट में क्या होगा कि फिनॉल को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट के साथ,
जिसके बाद वो इन दो का रिएक्शन हमारा येलो कलर का क्विनीन मोनोऑक्साइम फॉर्म करेगा। इस मोनोऑक्साइम को अगर हम लोग फिर एक्सेस फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे विथ H2SO4 तो हमारा ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। फिर इसे हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ करेंगे तो फिर से ब्लू कलर का एक सॉल्ट फॉर्म होगा। ये काफ़ी लेंदी सा रिएक्शन है। फिनॉल को हमें रिएक्ट कराना है H2SO4 और NaNO2 के साथ, जिसके बाद येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब इस येलो वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग फिर से एक्सेस फिनॉल और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब इस ब्लू वाले कॉम्प्लेक्स को डाइल्यूट करेंगे तो फिर ये रेड में चेंज होगा, और फिर इस रेड वाले जो चेंज हुआ उसको फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लू कलर का इंडोफिनॉल फॉर्म होगा। जो यहाँ प्रिंसिपल में लिखा है सेम उसे यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म में मैंने लिखा है, तो आप दोनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो याद करना, आप उससे सीरीज़ में याद कर लो। प्रोसीजर क्या है, 1 ml हमारा फिनॉल लेंगे या फिर वो सॉल्यूशन जिससे हमें लगता है कि इसमें फिनॉल है या फिर हमें टेस्ट करना है फिनॉल का, उसका 1 ml लेंगे, उसमें सोडियम नाइट्राइट डालेंगे और टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे ऐड करके। ये हमारा येलो कलर का सॉल्यूशन बनेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर इसमें हम लोग फिनॉल ऐड करेंगे, इसे हीट करेंगे जेंटली और कूल होने देंगे। उसके बाद उसमें फिर से डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 1 ml और शेक करेंगे। ये ब्लू में चेंज हो चुका होगा। फिर इसे हम लोग वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे। वाटर के साथ डाइल्यूट करने के बाद जो ये ब्लू सॉल्यूशन था ये रेड में चेंज हो जाएगा। अगर रेड में चेंज हो रहा है दैट मीन्स फिनॉल प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें फिनॉल नहीं है। फिर इसे हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। फोर्थ आता है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ। ये हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब ब्रोमीन वाटर को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल का जो होता है उसमें ऐड करते हैं तो ब्रोमीन क्योंकि पहले से ब्राउन कलर का होता है तो वो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है और एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। जब फिनॉल के सॉल्यूशन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का होता है वो डिसअपियर होता है। डिसअपियर होने के बाद वो वाइट PPT फॉर्म करेगा, और वो वाइट PPT किस चीज़ का होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। रिएजेंट हमें क्या लेना है, ब्रोमीन वाटर, तो 5 ml ब्रोमीन लेंगे, उसे 100 ml में ऐड डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करके शेक करेंगे। ये बन गया हमारा रिएजेंट। अब उस रिएजेंट को हमें आगे टेस्ट के लिए यूज़ करना है। प्रोसीजर क्या होगा कि जो सैंपल में हमें फिनॉल की टेस्टिंग करनी है उसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड में मिक्स करेंगे और फिर उसमें हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे। अगर वो ब्राउन कलर डिसअपियर होकर वाइट PPT फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स कि फिनॉल का प्रेजेंस है। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा, वाइट PPT शोज प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है दैट मीन्स कि उसमें फिनॉल की प्रेजेंस है। फिफ्थ और लास्ट टेस्ट हमारा आता है थैलिन डाई टेस्ट। ये एक डाई होता है, कलर्ड पिगमेंट। इसका क्या है, फिनॉल को अगर हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और फिर उसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाने पे पिंक कलर का फ्लोरोसेंट कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। इसका प्रोसीजर, फिनॉल लेंगे, उसमें हम लोग 200 mg थैलिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालेंगे और हीट करेंगे 2 to 3 मिनट्स तक। 2 to 3 मिनट्स हीट करने के बाद हम लोग उसे कूल करेंगे और एक सेपरेट बीकर में उसे पोर करेंगे जिसमें पहले से प्रेजेंट होगा हमारा डाइल्यूट NaOH। अब इस स्टेप के बाद फिर हम लोग इस मिक्सचर को डाइल्यूट करेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से, और फिर हमें वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट इसका कलर चेंज देखना है। कलर चेंज, अगर कलर चेंज अगर रेडिश पिंक में हो गया है तो वो फिनॉल की प्रेजेंस शो करेगा। अगर सिर्फ रेड हुआ है तो वो ऑर्थोक्रिसॉल, और अगर येलो ग्रीन हुआ है तो रिसोर्सिनॉल। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे हमारे टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर और यूजेस देखना है, जिनमें पहला आता है फिनॉल। तो ये रहा फिनॉल का स्ट्रक्चर। इसका यूजेस क्या है, बेकेलाइट के प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, डिसइंफेक्टेंट या फिर सर्जिकल इनग्रोन जो टोनेल होते हैं उसके ट्रीटमेंट में। सेकेंड आता है हमारा क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या है, फिनॉल का डेरिवेटिव है जिसमें फिनॉल के साथ साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे। क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूशन है, डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा का केस लाते हैं जैसा बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो अगर OH एक रेफरेंस ग्रुप है वो यहाँ पे टॉप पे लगा होगा, इसके रेफरेंस में अगर वो CH3 नंबर 1 पे आई है तो वो ऑर्थो,
नंबर 2 पे आई है तो मेटा, और नंबर 3 पे आई है तो पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैराक्रिसॉल। ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव है। ऑर्थोक्रिसॉल एक सॉल्वेंट और रिएक्टेंट की तरह यूज़ होता है। मेटाक्रिसॉल हर्बिसाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, और पैराक्रिसॉल डाई इंडस्ट्री, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। थर्ड जो कंपाउंड है हमारा वो है हमारा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल में क्या होता है कि 2 OH ग्रुप बेंजीन पे लगे होते हैं 1,3 पोजीशन पे। ये इसका यूज़ क्या हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, वाइनल इचिंग एंड इरिटेशन, और फिर डाई एजो मतलब जो भी डाई का जो प्रोडक्शन होता है उस इंडस्ट्री में यूज़ होता है रिसोर्सिनॉल। फोर्थ और लास्ट कंपाउंड आता है हमारा नेप्थोल। नेप्थोल क्या है, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं जिसपे एक OH ग्रुप लगा होता है। इसे हम लोग 1 नेप्थोल या अल्फा नेप्थोल भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ होता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स के सिंथेसिस में। तो ये भी जो 4 स्ट्रक्चर और यूजेज हैं इसे याद कर लेना, कई बार 5 मार्क्स में आता है। इनमें से कोई भी 2 स्ट्रक्चर, 2 कंपाउंड का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, और होगा कि इसका स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद देयर 3 यूजेस और 2 यूजेस लिखना होगा। ये 5 मार्क्स में आराम से क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सबको भी याद रखना। फिनॉल्स वाले टॉपिक में सिलेबस में इतना ही था, तो हमने यहाँ पे इतना कवर किया, पर क्योंकि इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो वो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक है उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।